हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आज से हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस एक्ट का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे वीडियोज बेनिफिट करेंगे, आपको बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, देन प्लीज शेयर देम विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो एक्ट है ये एनफोर्स कब हुआ था? 25 सितंबर 1965 को। और इस एक्ट के प्रोविजंस बताने से पहले कि सेक्शन वाइज क्या क्या प्रोविजंस है इस एक्ट के, मैं इस एक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री समझाऊंगी कि आखिर इस एक्ट को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। देन विल प्रोसीड टू द प्रोविजन, सेक्शन वाइज उसके प्रोविजंस जो है हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं बोनस एक्ट की बात करूं तो 1965 में ये आया था, 25 सितंबर 1965। अब इस 1965 से पहले या इस एक्ट के आने से पहले जो ना केवल इंडिया बल्कि पूरा का पूरा वर्ल्ड दो मैसिव वॉर्स फेस कर चुका था, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। वॉर्स के टाइम पे क्या होता, अगर मैं वर्ल्ड वॉर 1 की बात करूं तो उस समय क्या हुआ, उस समय क्योंकि वॉर चल रहा था तो प्रोडक्शन जाहिर सी बात है कम होने लगा, स्लो डाउन हो गया। बट एट द सेम टाइम डिमांड यूज टू इंक्रीज, डिमांड बढ़ रही थी। तो वो इंक्रीज डिमांड को मैच करने के लिए, मीट करने के लिए जाहिर सी बात है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ज़रूरी था, उसको स्पीड अप करना ज़रूरी था। उसको स्पीड अप करने के लिए वर्कर्स का एफिशिएंटली काम करना ज़रूरी था। सो इन ऑर्डर टू मेक देम वर्क एफिशिएंटली, एम्प्लॉयर्स क्या करते थे, उन्होंने उनको मोटिवेट करना शुरू करा। एंड सबसे सिंपल मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? गिविंग देम मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। तो अगर मैं बात करूं मॉनेटरी रिवॉर्ड्स की, तो इन ऑर्डर टू मेक देम वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स ने क्या करा, उनको बोनस देना स्टार्ट करा। बोनस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, मतलब अदर देन दी वेजेस, जो उनको रेगुलर वेजेस मिलते थे उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ देना स्टार्ट करा, ताकि वो मोटिवेट हो और अच्छे से काम कर सके, जो इंक्रीज्ड डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, अब वॉर खत्म हुआ तो बोनस देना भी बंद हो गया। लेकिन क्या हो रहा था, कुछ एम्प्लॉयर्स थे जो चालू था उनका बोनस देना, वो अपने वर्कर्स को बोनस दे रहे थे, मतलब वॉर एंड होने के बावजूद भी बोनस मिल रहा था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, सेम सिचुएशन, जो प्रोडक्शन था डिस्टर्ब हो रहा था, डिमांड इंक्रीज हो रही थी, तो उसको मीट करने के लिए जो वर्कर्स था उनका काम करना ज़रूरी था। तो इन ऑर्डर टू मेक देम डू वर्क एफिशिएंटली, तो एम्प्लॉयर्स ने फिर उनको मोटिवेट करना स्टार्ट करा बाय गिविंग देम द रिवॉर्ड्स, बाय गिविंग देम द बोनस। फिर वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, लेकिन एंड होने के बावजूद कुछ एम्प्लॉयर्स थे जिन्होंने कंटिन्यू रखा अपने वर्कर्स को बोनस देना, उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड देना, उनको मोटिवेट करना। बट कुछ एम्प्लॉयर्स थे जिन्होंने ये चीज़ें, जो बोनस था उसको देना बंद कर दिया था। अब जो वर्कर्स थे जिनको बोनस नहीं मिल रहा था, उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, एजिटेट होकर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी कि जब वो सामने वाले एम्प्लॉयर्स, दूसरे एम्प्लॉयर्स दे सकते हैं देन व्हाई नॉट यू। तो ये जो सब हो रहा था इसकी वजह से एक डिसरप्शन स्टार्ट हो गया था, इकोनॉमी डिसबैलेंस होने लगी थी। स्ट्राइक्स थी तो काम रुक गया था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगी और डिसबैलेंस उसमें क्रिएट होगा। तो इन सब सिचुएशंस, ये जो सारा एक फिनोमिना तैयार हुआ था, इसको कहीं ना कहीं बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने सोचा कि एक ऐसा एक्ट आना चाहिए, एक ऐसा प्रोविजन आना चाहिए जिसमें वर्कर्स को बोनस मिले और ये लीगल ड्यूटी बने एम्प्लॉयर्स की। मतलब ये ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ना रहे कि जब उनको मन करेगा वो देंगे, जब उनको मन नहीं करेगा वो नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट क्या कर रहा है, उनको लीगली बाउंड कर रहा है एम्प्लॉयर्स को कि वो अपनी मर्जी नहीं, वो उनको ये ड्यूटी दे रहा है कि आप अपने वर्कर्स को बोनस दो। और यही रीजन था कि बोनस एक्ट आया। आई होप आपको ये छोटा सा जो पार्ट था हिस्ट्री का वो समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। अब ये जो एक्ट है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? होल ऑफ इंडिया एंड टू एवरी फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट जहां 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
अकाउंटिंग ईयर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोनस जो है, बोनस दिया कैसे जा रहा है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और वो हम आगे जो स्लाइड्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। दूसरी बात, हर वो फैक्ट्री में अप्लाई होता है, हर वो एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होता है जहां पर 20 या उससे ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड थे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, provided that the appropriate government may giving not less than 2 months notice। अब appropriate government चाहे 2 महीने का नोटिस दे के एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर सकती है, जिसमें वो ये डायरेक्ट कर सकती है कि जो ये एक्ट है वो उन एस्टैब्लिशमेंट्स में भी अप्लाई हो सकता है जहां 20 से कम वर्कर्स काम करते हैं। तो ये पावर किसके पास है कि अब वैसे तो बोल रहा है ये एक्ट कि केवल कहाँ लगेगा, जहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। बट अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो उन इस्टेब्लिशमेंट्स में भी ये एक्ट को एप्लीकेबल कर सकती है जहाँ 20 से कम वर्कर्स एम्प्लॉय करते हैं, वर्क करते हैं। बट जो भी सिचुएशन है, इन एनी केस जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ 10 से कम वर्कर्स नहीं होने चाहिए। तो मतलब वैसे ये एक्ट क्या कह रहा है, 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 20 से कम वर्कर्स जहाँ काम करते हैं वहाँ भी ये एक्ट को एप्लीकेबल कर सकती है बाय गिविंग नॉट लेस देन 2 months नोटिस, प्रोवाइडेड कि वहाँ पर 10 से कम वर्कर्स ना हो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आई होगी, एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। सो नाउ सेक्शन 2 डेफिनेशंस। अब हम सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे अकाउंटिंग ईयर। सो अकाउंटिंग ईयर हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। अगर कॉरपोरेशन है तो उसके लिए अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, अगर कंपनी है तो उसके लिए अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, एंड दूसरे केसेस में अकाउंटिंग ईयर क्या होगा। So in relation to a corporation, the year ending on the day on which the books and accounts of the corporation are closed and balanced, वो टाइम पीरियड, ऑब्वियसली दिस इज अ 12-month पीरियड, वो 12 मंथ का पीरियड, वो टाइम पीरियड जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉरपोरेशन का बैलेंस हुआ, बंद होके बैलेंस होके क्लोज हुआ है, तो वो आपका टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा। ये 12 मंथ्स का होगा, बट यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कौन सा मंथ से स्टार्ट होगा, कौन से मंथ पे खत्म होगा, बट वो टाइम पीरियड क्या है, 12 मंथ्स का होना चाहिए, और वो स्टार्ट और एंड अपने हिसाब से हो सकता है। कॉरपोरेशन जब चाहे उसको बंद मतलब स्टार्ट कर सकती है, और ऑब्वियसली 12 मंथ्स के बाद जब भी वो क्लोज डाउन होगा बैलेंस होके, तो वो पूरा 12 मंथ्स का पीरियड आपका क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग ईयर। कब, in case of corporation. If it is a company, then the period in respect of which any profit and loss account of the company is laid before AGM, वो पीरियड जिस समय आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट AGM के सामने ले डाउन हुआ है, वो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए उसका अकाउंटिंग ईयर। और यहाँ कंपनी के केस में अकाउंटिंग ईयर कैन बी लेस और मोर देन 12 मंथ्स एज वेल एज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो कंपनी के केस में अकाउंटिंग ईयर का जो पीरियड होगा वो 12 मंथ तक रिजिड नहीं रहेगा, स्टिक नहीं रहेगा। इट कुड बी लेस देन 12 मंथ्स, इट कुड बी मोर देन 12 मंथ्स, और मे बी इक्वल टू 12 मंथ्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड इन एनी अदर केस द ईयर कमेंसिंग ऑन 1st of April, अगर आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो वो कॉरपोरेशन कंपनी नहीं है, इन एनी अदर केस उसमें क्या होगा, जो अकाउंटिंग ईयर होगा वो क्या होगा, इट कुड स्टार्ट फ्रॉम 1st of April, उसको 1st of April से स्टार्ट होके 31st of March जो एंड होता है, ये 12 मंथ्स का जो पीरियड है ये अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा। कब, व्हेन इट इज अ अदर केस, इट्स नॉट अ कॉरपोरेशन, इट्स नॉट अ कंपनी, इन एनी अदर केस उनके लिए अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April एंड एंडिंग ऑन 31st of March। एंड इसमें एक चीज़ और नोट डाउन करने की ये है कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि उसको इसके अलावा कोई अलग का अकाउंटिंग ईयर चाहिए, देन ही और शी हैज़ टू टेक द परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे वो परमिशन दे सकती है। इस समय एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, अदर देन दिस पीरियड एक डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर चूज कर सकता है, बट इफ he or she has chosen a different accounting year, then he or she
हैज़ टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कॉरपोरेशन है तो 12 मंथ्स का वो पीरियड जब उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो स्टार्ट होके बैलेंस होके क्लोज हो जाता है। कंपनी है तो वो टाइम पीरियड जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज लेड बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग एंड द पीरियड कुड बी लेस और मोर देन 12 मंथ्स और इट कुड बी इक्वल टू 12 मंथ्स। अगर कोई दूसरा केस है, दो अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April एंड एंड्स ऑन 31st of March। लेकिन अगर चाहे आप एम्प्लॉयर वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन लेके एक डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर चूज कर सकता है, बट अगर उसने चूज कर लिया है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि अदर देन 1st of April 31st of March कोई और अकाउंटिंग ईयर चूज करे तो फिर उसको उसी पे स्टिक रहना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ एलोकेबल सरप्लस। अब एलोकेबल सरप्लस क्या होता है? इन रिलेशन टू एम्प्लॉयर बीइंग अ कंपनी अदर देन द बैंकिंग कंपनी, कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी नहीं है, विच हैज नॉट मेड द अरेंजमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विद इन इंडिया ऑफ डिविडेंड्स। ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी नहीं है और जिसने पहले से डिविडेंड पे करने के अरेंजमेंट्स नहीं बनाए हैं, वो out of its profit in accordance with the provisions of section 194 of the act 67% of the available surplus in an accounting year। अब देखो दो टर्म्स हैं, एक है allocable surplus, एक है available surplus। ठीक है, अगर तो वो कंपनी है जो बैंकिंग कंपनी नहीं है तो उस केस में अवेलेबल सरप्लस का 67% क्या होगा, एलोकेबल सरप्लस होगा। कब? जब उस पर्टिकुलर कंपनी विच इज नॉट अ बैंकिंग कंपनी उसने डिविडेंड पे करने के कोई अरेंजमेंट्स नहीं बनाए हैं, उस केस में अवेलेबल सरप्लस का 67% जो होगा वो क्या होगा, एलोकेबल सरप्लस। अगर वो बैंकिंग है, अगर वो दूसरी कोई कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है, उस केस में जो अवेलेबल सरप्लस है उसका 60% क्या होगा, एलोकेबल सरप्लस। एंड दिस पर्टिकुलर टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। अगर कंपनी है विच इज नॉट अ बैंकिंग कंपनी, वो बैंकिंग कंपनी नहीं है, दूसरी कोई कंपनी है, ठीक है, जिसने पेमेंट डिविडेंड पे करने के अरेंजमेंट्स नहीं बनाए हैं, तो उस केस में उस कंपनी का जो अवेलेबल सरप्लस होगा उसका 67% क्या बोला जाएगा, एलोकेबल सरप्लस। और अगर बैंकिंग कंपनी है तो उसका 60% कंपनी के लिए, 67% बैंकिंग के लिए या इन बैंकिंग और अदर के लिए 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस विल बी ट्रीटेड एज एलोकेबल सरप्लस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट, वो एस्टैब्लिशमेंट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उस एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस एक्ट में भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। एंड इन एनी अदर केस दूसरी एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, वो स्टेट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी जिस स्टेट में वो पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट सिचुएटेड है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अवार्ड एन इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट or of any question relating thereto by an labor court, industrial tribunal, national tribunal constituted under the industrial dispute। अब अवार्ड का मतलब मैं सिंपली बता देती हूँ, जो भी फाइनल जजमेंट होता है, अब इसमें इंटरिम और फाइनल दोनों आ जाएंगे। अब इंटरिम का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब एक फाइनल जजमेंट आने से पहले सपोज अगर कोई जजमेंट आया है इंटरिम अबाउट, लेट सपोज एक लोअर कोर्ट में गया कोई केस, लोअर कोर्ट ने क्या करा, एक अवार्ड मतलब एक जजमेंट पास करा, ठीक है, उसके बाद उस जजमेंट से जो पार्टीज थी वो खुश नहीं थी, उन्होंने क्या करा, हायर कोर्ट में अपील करा। तो जब तक हायर कोर्ट से ऑर्डर पास नहीं हो जाता, फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता,
तो वो टाइम पीरियड में जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो कहीं ना कहीं इंटरिम जजमेंट ही रहेगा फॉर द टाइम बिंग। आप उसको खारिज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जो हायर पार्टी है, जो हायर कोर्ट है, उसने कोई ऑर्डर पास ना करा हो अगेंस्ट या फॉर में लोअर कोर्ट के। सपोज आप लोअर कोर्ट से आपका जो भी अवार्ड मिला, जो भी जजमेंट पास हुआ, उसके लिए आप खुश नहीं थे तो आपने हायर कोर्ट में अपील करा। अब हायर कोर्ट क्या कर सकती है, लोअर कोर्ट के फैसले को मान भी सकती है, उसके अलग भी कोई फैसला दे सकती है। तो वो जो भी फैसला देगी तब तक, जब तक हायर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक जो लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है उसको कहीं ना कहीं हम क्या मानेंगे, काइंड ऑफ अ इंटरिम जजमेंट। तो इंटरिम का मतलब होता है फॉर द टाइम बिंग, और अवार्ड में फाइनल जजमेंट भी आ जाएगा। तो अवार्ड का मतलब क्या होता है, जो भी ट्रिब्यूनल है, चाहे वो लेबर कोर्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो नेशनल ट्रिब्यूनल हो, उन तीनों में से कोई भी जजमेंट उन्होंने पास करा है, कोई भी ऑर्डर पास करा है, कोई भी डिसीजन दिया है, कोई भी सेटलमेंट पे आए हैं, तो वो जो चीज़ है, चाहे वो इंटरिम हो चाहे वो फाइनल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अवार्ड बोलते हैं। और ये अवार्ड वर्ड आने वाले जो एक्ट्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है या कोई और एक्ट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी मैंने जो लेजिस्लेशंस करवाए हैं, अगर आपने देखे होंगे तो उसमें भी जो अवार्ड वर्ड है बहुत बार यूज हुआ है। उसका मतलब क्या होता है, जो जजमेंट, जो फाइनल डिसीजन आया है, अब वो फाइनल भी हो सकता है, वो फॉर द टाइम बिंग जो इंटरिम डिसीजन होता है वो भी हो सकता है। बेसिकली जो कोर्ट ने जजमेंट पास करा है, जो डिसीजन दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन एक्ट्स की लैंग्वेज में अवार्ड बोलते हैं। नाउ एम्प्लॉय, एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस। ये जो टर्म लिखा हुआ अप्रेंटिस के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिर अप्रेंटिस इन्वॉल्व नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस एम्प्लॉयड ऑन अ सैलरी और वेज नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मेंशन। पर मेंशन का मतलब हुआ पर मंथ, मानो इसको। तो हर वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी कितनी है, मैक्सिमम 21,000 in any industry to do any skilled, unskilled, manual, supervisory, managerial, administrative, technical, clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied। हर वो employee other than the apprentice जो hire किया गया है किस काम के लिए, the काम could be, the work could be skilled, unskilled, manual, supervisory, मैनेजेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल, और जिसकी जो वेज है या सैलरी है कितनी है, मैक्सिमम 21,000 पर मंथ। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 21,000 पर मंथ का जो वेज सीलिंग है, ये रेज हुआ था 2016 के अमेंडमेंट पे। 2016 से पहले ही जो वेज सीलिंग थी कितनी थी, 10,000, और अब कितनी हो गई है, 21,000। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है वेज सीलिंग जो कि है 21,000, एक है बोनस कैलकुलेशन सीलिंग जो है 7,000। ये भी इंक्रीज हुई थी। 21,000 किससे इंक्रीज हुई थी, 10,000 से 21,000 हुआ 2016 में, देन 7,000 हुआ 2016 में ही बोनस कैलकुलेशन, जो पहले था 3,500। तो अगर मैं आपको अभी इसका एग्जाम्पल दूंगी तब आपको समझ में आएगा कि बोनस कैलकुलेशन क्या है, वेज सीलिंग क्या होता है। तो अभी आप इसमें ये इतना समझ लो कि एम्प्लॉय कौन है, वो पर्सन अदर देन द अप्रेंटिस जिसको हायर किया गया है, किस काम के लिए, स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क, मैनुअल वर्क, सुपरवाइजरी वर्क, मैनेजेरियल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, टेक्निकल वर्क, क्लरिकल वर्क, जिसकी वेज या सैलरी कितनी है, मैक्सिमम 21,000 पर मंथ। उससे ऊपर वाला जो वर्कर होगा या एम्प्लॉय होगा जिस लेट से 21,500 या 22,000, वो इस एक्ट से एक्सक्लूडेड है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और बोनस कैलकुलेशन की जो वेज सीलिंग है वो कितनी है, 7,000, और ये दोनों सीलिंग्स 2016 के अमेंडमेंट में इंक्रीज हुई थी, रेज हुई थी। तो 2016 में जब अमेंडमेंट हुआ उससे पहले वेज सीलिंग कितनी थी, 10,000, और बोनस कैलकुलेशन सीलिंग कितनी थी, 3,500। सो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली एनटीए नेट की बात करूं तो ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। मतलब
इसके अलावा भी बोनस एक्ट से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। सो इसमें पूछ रहा है एन एम्प्लॉई इंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट ड्रॉइंग द वेजेस ऑफ 20,500 पर मंथ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोनस पेड टू हिम एट द रेट ऑफ 10% बाय द एम्प्लॉयर। अब 10% का रेट है बोनस का, तो वो पूछ रहा है कि अगर उसकी वेज है वो 20,500 है तो उसको कितना बोनस एम्प्लॉयर देगा। अभी मैं आपको मतलब अभी हमने बोला कि वेज सीलिंग होता है एक, एंड एक होता है बोनस कैलकुलेशन। वेज सीलिंग कितनी थी 21,000, तो इट मीन्स अब इसकी जो वेज है कितनी है 20,500, दैट मीन्स कि ये बोनस एक्ट के परव्यू में आएगा और इसका बोनस कैलकुलेट होगा। अगर इसका जो सैलरी है वो 21,500 होती तो ये बोनस एक्ट के परव्यू से बाहर होता और हम इसका बोनस कैलकुलेट नहीं करते। यहाँ पर इसका बोनस कितना होता, 0 आता, लेकिन क्योंकि इसका 20,500 है और 21,000 जो मैक्सिमम सीलिंग है वो 21,000 है, तो ये इस एक्ट के परव्यू में आएगा। अब अगर हम इसके बोनस कैलकुलेशन की बात करें तो इसका जो बोनस कैलकुलेशन होगा वो 20,500 से नहीं होगा, वो होगा 7,000 से। अब हम 7,000 का 10% इस कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसका बोनस निकलेगा और ये आएगा। अभी इसको क्या करेंगे, इसको 12 से, मतलब क्योंकि ईयरली निकल रहा है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करके 84 आई थिंक, तो इसका आंसर आ जाएगा 8400। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है जिसके लिए हम बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एम्प्लॉई जिस इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहा है और जिसके लिए हम बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर आती है, वो स्केड्यूल्ड इस्टेब्लिशमेंट है और उसके लिए मिनिमम वेजेस ऑलरेडी तय हैं, तो वहाँ पर जो बोनस कैलकुलेशन होगा वो 7,000 से नहीं होगा, वो उस पर्टिकुलर मिनिमम वेज से होगा जो मिनिमम वेज उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। लेकिन अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट जो मिनिमम वेजेस एक्ट के परव्यू से बाहर है, मतलब वो शेड्यूल्ड इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उस केस में जो बोनस कैलकुलेशन होगा वो 7,000 पे होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सपोज कोई एक इस्टेब्लिशमेंट है और वो क्या है, एक शेड्यूल इस्टेब्लिशमेंट है, एक ए इस्टेब्लिशमेंट है और वो एक शेड्यूल इस्टेब्लिशमेंट है। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो मिनिमम वेजेस एक्ट का देखा होगा, अगर नहीं देखा है फ्रेंड्स आप प्लीज़ जाके देखिए, मैंने उसमें अच्छे से बताया है शेड्यूल इस्टेब्लिशमेंट्स क्या होती हैं और मिनिमम वेजेस के बारे में डिटेल के जो भी प्रोविजंस है उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। सो अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट जिसके एम्प्लॉय के लिए हमको बोनस कैलकुलेट करना है, वो इस्टेब्लिशमेंट एक शेड्यूल्ड इस्टेब्लिशमेंट है। शेड्यूल्ड इस्टेब्लिशमेंट का मतलब वो मिनिमम वेजेस के अंदर आती है, मिनिमम वेज एक्ट के परव्यू में आ रही है, तो उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी मिनिमम वेज है, चाहे वो 7,000 हो या उससे कम हो, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो, वो मिनिमम वेज पे कैलकुलेशन होगा बोनस का। तो यहाँ पर 10% उस मिनिमम वेज पे निकलेगा। लेट सपोज 6,000 मिनिमम वेज है, तो 10% हम तब किसका निकालेंगे, 6,000 का निकालेंगे। कब, जिस इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट शेड्यूल इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। बट अगर वो इस्टेब्लिशमेंट शेड्यूल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो मिनिमम वेजेस एक्ट के परव्यू से बाहर है वो इस्टेब्लिशमेंट, तो उस केस में उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो बोनस कैलकुलेशन होगा वो 7,000 पे होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसी टाइप के अगर न्यूमेरिकल्स की बेसिकली बात करूँ बोनस एक्ट से, तो इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको अभी समझ में आ गया होगा। इसकी बात करें तो 20,500 अगर हमने सैलरी देखी तो हाँ ये 21,000 से कम है, तो जाहिर सी बात है इसका बोनस कैलकुलेशन होगा। और बोनस कैलकुलेशन कैसे होगा, 7,000 पे होगा। 10% हम उसका फाइंड आउट करेंगे और जो भी आएगा आंसर उसको इंटू 12 कर देंगे, आंसर वुड बी 8400। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री, the owner or occupier of the factory including the agent of such owner and occupier, the legal representative of deceased। अगर कोई establishment है और वो फैक्ट्री है तो उस केस में एम्प्लॉयर कौन होगा, उस फैक्ट्री का ओनर या ऑक्यूपायर या एजेंट। उस ओनर या ऑक्यूपायर का एजेंट भी एम्प्लॉयर माना जा सकता है। अगर ओनर या ऑक्यूपायर की डेथ हो गई है तो
तो उस केस में उस ओनर या ऑक्यूपायर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या मानेंगे, एम्प्लॉयर मानेंगे। एंड वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज मैनेजर, और अगर उस फैक्ट्री में कोई पर्सन है जिसको हम मैनेजर बोल रहे हैं तो उस केस में वो मैनेजर भी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में ही आएगा। इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, अब वो एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री नहीं है, कोई और एस्टेब्लिशमेंट है, तो उस केस में द पर्सन हु और द अथॉरिटी विच हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, वो पर्सन या वो अथॉरिटी जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है किसका, अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, उस एस्टेब्लिशमेंट के का अल्टीमेट कंट्रोल जिस पर्सन जिस अथॉरिटी के पास है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एमडी हो या कोई भी हो, उसको हम क्या मानेंगे, एम्प्लॉयर मानेंगे। नाउ सैलरी एंड वेजेस, ऑल रेम्यूनरेशन अदर देन रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम, तो यहाँ पर सैलरी में ओवर टाइम नहीं इंक्लूड है, सारे रेम्यूनरेशन अदर देन दी ओवर टाइम केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या वो रेम्यूनरेशन जो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड वर फुलफिल्ड बी पेबल, और इसमें जो सैलरी है इसमें डीए भी आएगा, डियरनेस अलाउंसेस को भी इंक्लूड किया गया है व्हेन इट कम्स टू सैलरी एंड वेजेस अंडर बोनस एक्ट 1965। तो हर वो रेम्यूनरेशन अदर देन द ओवर टाइम वर्क जिसको मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्लस डीए। और कौन कौन सी चीज़ें सैलरी या वेज का पार्ट नहीं बनेंगी, अदर अलाउंसेस विच द एम्प्लॉयर फॉर द टाइम बिंग इन एंटाइटल, मतलब इन सब के अलावा जो अलाउंसेस है वो कोई हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल फैसिलिटी, इन सब के लिए जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो, कोई ट्रैवलिंग कंसेशन है उसके लिए अगर कोई अलाउंस मिल रहा है वो नहीं आएगा वेज की कैटेगरी में। कोई बोनस जो कि काइंड ऑफ इंसेंटिव है, प्रॉफिट बोनस है, जो आपकी जो रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है उसको भी हम बोनस की वेजेस की कैटेगरी से बाहर रखेंगे। या पेंशन या प्रोविडेंट फंड, उसको हम वेज नहीं मानेंगे। ऐसा कोई कॉम्पनसेशन जो रिट्रेंचमेंट के दौरान मिल रहा है वो वेज नहीं होगा, ग्रेच्युटी वेज नहीं माना जाएगा। या ऐसा कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट, अब एक्स ग्रेशिया पेमेंट का मतलब है वो पेमेंट, वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, लेकिन उसको वो लीगली बाउंड नहीं है देने का, उसको हम एन एक्स ग्रेशिया बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी एक्स ग्रेशिया पेमेंट वेज की कैटेगरी में नहीं आएगा, या एनी कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि वेजेस कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट फॉर द पार्ट 1। आई होप आपको बोनस एक्ट का ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में ये एक्ट समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग को स्टडी मटेरियल चाहिए या ये जो एक्ट्स मैं करवा रही हूँ उससे रिलेटेड पीडीएफ अगर आपको चाहिए, देन प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, और मैं आपको सारा जो भी मटीरियल है, स्टडी मटीरियल रिलेटेड टू द एग्जाम्स, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊंगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।